हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहा था मैं। काफ़ी बेस मैंने तैयार कर दिया, थोड़ी बहुत ही बात और करेंगे बेटा, और उसके बाद बेटा स्टार्ट कर देंगे बुक से पढ़ना। पहले आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। कल बेटा मैंने चर्चा करी थी डिबेंचर्स पर, प्रेफरेंस शेयर पर, और बेटा बात करी थी इक्विटी शेयर की। 3 बातें मैंने कर दी थी बेटा। डिबेंचर के आगे एक रेट मेंशन होता है, याद है आपको ये बात, और ये इंडिकेट करता है पर एनम इंटरेस्ट रेट। बेटा प्रेफरेंस के आगे भी एक रेट मेंशन होता है जो इंडिकेट करता है पर एनम प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी के आगे कोई रेट कभी कोई मेंशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा यही नहीं पता कि बचेगा क्या। और इक्विटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेसिडुअल ऑनर बोलते हैं। ठीक है जी, बात स्टार्ट करूंगा इक्विटी से ही। बेटा कल मैंने एक और बात आपको रटने को कही थी कि इक्विटी के पैसे कंपनी लाइफ टाइम वापस नहीं करती। ठीक है ना, आज मैं क्लेरिफाई कर दूं कैसे आप लाइफ टाइम पैसे वापस नहीं करते। आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा। बाबू मैं बोलता हूं, ये शुरू के 7% इन्होंने बेटा मेरी कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए। ठीक है, मेरे पास 7 लाख आए और आज मैंने 5 लाख की मशीनरी खरीद ली और 2 लाख रुपए का बेटा क्या करा, एक रॉ मटेरियल खरीद रहा। ठीक है जी बाबू, अगले दिन ऋतिक मेरे पास आया कि लाओ कंपनी 1 लाख रुपए दे दो मेरे इक्विटी शेयर के जो मैंने आपको कल दिए थे। बेटा कंपनी कहां से 1 लाख दे? रॉ मटेरियल बेचे, मशीनरी बेचे। सर दिए जा सकते हैं ये पैसे? आपने अभी कल तो मुझे पैसे दिए, आप अगले दिन वापस मांग रहे हो। बेटा कंपनी ये पैसे पूरी जिंदगी वापस नहीं देगी, वरना क्या होगा? चलो आज ऋतिक के कहीं से अरेंज भी करे, अगले दिन निशान आ गया कि लाओ मेरे 1 लाख लो। दूसरा आ गया, तीसरे दिन तीसरा पर्सन आ गया, लाओ मेरे भी 1 लाख लाओ। तो बेटा आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कैसे डिस्टर्ब करोगे? ये थोड़ी करने के लिए बैठे हो आप कि एक दिन मशीनरी खरीदी, अगले दिन बेच के पैसे चुकताने बैठ गए हो बेटा इनके। बाबू करते हैं क्या है, हम सुन लो बेटा। जैसे ही इन्होंने मुझे पैसे दिए, याद करा देता हूं ये बात, मैं चैप्टर 7 से लिंक कर रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से। जैसे इन्होंने मुझे 7 लाख दिए बेटा, मैं शेयर देने से पहले अपने शेयर को बेटा स्टॉक एक्सचेंज पे, शेयर मार्केट में लिस्ट कराता हूं। याद है बेटा आपको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होते ही बेटा 5th स्टेप होता था एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। बेटा मैंने शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट करा दिए। अब होगा क्या बेटा? ऋतिक आएगा मेरे पास पैसे मांगने की, पैसे दे दो। मैं क्या बोलूंगा? ऋतिक कंपनी कभी पैसे नहीं देती पूरी जिंदगी, कंपनी जब तक जिंदा है तब तक पैसे नहीं देती इक्विटी शेयर होल्डर के। आप एक काम करो, आपको पैसे की जरूरत है ना, आप जाओ शेयर मार्केट में शेयर बेच दो। ऋतिक ने शेयर बेच दिया, दृष्टि ने खरीद लिया। अरे कंपनी की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? मेरे पास कल भी 7 लाख थे, आज भी 7 लाख है, बस फर्क क्या पड़ा बता देता हूं। कंपनी एक इंडेक्स ऑफ मेंबर प्रिपेयर करती है, उसमें क्या होगा बेटा? मैं ऋतिक का नाम काटूंगा, दृष्टि का नाम लिख दूंगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। अगले दिन ईशान आया, कंपनी पैसे दे दो। मैंने कहा ईशान कंपनी तो पैसे देती नहीं पूरी जिंदगी, जा शेयर मार्केट में शेयर बेच ले। इसने शेयर बेचा, प्रियांशी ने खरीद लिया, मुझे क्या फर्क पड़ा? मैंने ईशान का नाम काटा, लिख दिया प्रियांशी। मैं पूरी जिंदगी शेयर के पैसे नहीं दूंगा बेटा। जिसको भी जरूरत है शेयर मार्केट में बेचे, कोई बेचता जाएगा, कोई खरीदता जाएगा, बेचता जाएगा, खरीदता जाएगा, बस मैं नाम बदलता जाऊंगा बेटा। और एट द एंड क्या होगा? अगर कंपनी बंद होती है, आखिरी में जिसका नाम लिखा होगा रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में, मैं पैसे उसको दूंगा। समझ में आई बात बेटा? क्लियर है ये बात बाबू? चलो अच्छा, एक बात अब दोबारा समझा देता हूं बेटा। कल हमने बात करी थी कि इक्विटी शेयर होल्डर के रिटर्न 3,000% तक पहुंची हुई है। क्या आप लालच करते हो बेटा? 9 और 12% का लोग 3,000% का लालच करते हैं और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। बेटा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगा है बेटा, उसका 99% पैसा इक्विटी में लगा है। यानी कि लोग डिवेंचर और प्रेफरेंस सिर्फ 1% खरीदते हैं, बस 1% लोग, बाकी सबको इक्विटी शेयर पसंद है। अब बेटा क्या इक्विटी शेयर खरीदने का सिर्फ एक यही लॉजिक है कि इसमें बहुत अच्छी खासी रिटर्न है? नहीं बेटा, और बड़े लॉजिक है, सुन लो बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर आर कंसीडर्ड एज ऑनर ऑफ द कंपनी। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को हम ऑनर बोलते हैं, और ऐसा क्यों बोलते हैं सुन लो बेटा।
जिसका पैसा आज नहीं तो कल देना हो बेटा, मैं उसको लोन ही बोलता हूं। भाई तेरा पैसा आज नहीं तो कल देना ही है ना, कितने दिन टाल लूंगा, मैक्सिमम 20 साल, 20वें साल तो दूंगा ही ना। तेरा पैसा आज नहीं तो कल देना ही है ना, कितने दिन टाल लूंगा, 20 साल, 20 साल बाद तो दूंगा ना। और ऐसे 15 और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ोगे बेटा, जिनके पैसे आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे, ये सब मेरी नजर में लोन है बेटा, सब के सब लोन है बेटा। लेकिन ये ऑनर फंड है, क्यों बेटा? क्योंकि बेटा कंपनी पूरी जिंदगी पैसे वापस नहीं करती। समझ में आया बेटा इसको क्यों ऑनर फंड बोला जाता है? क्योंकि इसके पैसे कभी पूरी जिंदगी वापसी नहीं करने होते। आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देख लो बेटा, पूरी जिंदगी पैसे वापसी करने होते हैं, जब बिजनेस बंद होगा तब मिलेंगे। सर कंपनी में भी यही हाल है, इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे कंपनी पूरी जिंदगी वापस नहीं करेगी बेटा, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑनर फंड बेटा, ये मालिकों का पैसा है बेटा। दूसरी बात, क्यों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटा इक्विटी में? सर यू हैव द वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर आर कंसीडर्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। आपको वोटिंग राइट है, सबसे काम की चीज। ये क्या बला होती है वोटिंग राइट? बेटा देखो बता देता हूं, कंपनी में बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो शेयर होल्डर करते हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे हैं बेटा जो शेयर होल्डर करते हैं। अब शेयर होल्डर फैसले करते हैं बेटा, कैसे करते होंगे? वोट कर कर बेटा। प्रेफरेंस और डिबेंचर को तो मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता। कंपनी कोई फैसला ले रही होगी ना, ये कौन है इनको कोई नहीं जानते, सब बुलाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, आ जाओ इक्विटी शेयर होल्डर आप वोट करो। इक्विटी शेयर होल्डर वोट करते हैं तब चीजें डिसाइड होती हैं। आपको बता देता हूं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद आई बात? दोबारा याद करा देता हूं, बात सुनना बहुत आराम से बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर की काउंटिंग कई केसेस में 50-50 हजार, 80-80 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख हो सकती है। अगर आप बेटा 1 लाख 2 लाख की स्ट्रेंथ में हो, क्या आपको किसी जगह पे बिठाना पॉसिबल है? क्या जजमेंट लिया जा सकता है कोई बेटा? मैंने माइक से अनाउंसमेंट कर दी, इसके लिए वोट करो, लड़ते ही रहेंगे बेटा। 2 लाख लोगों के वोट काउंट कौन करेगा? हो सकते हैं कभी काउंट बेटा। ऐसे केसेस में हम करते क्या है बेटा बाबू, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ये 2 लाख लोग मिलकर डिसाइड करेंगे बेटा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे कैसे। और कौन बनते हैं बेटा? आप में से ही बनेंगे। आप 2 लाख लोग बैठे हो बेटा, हमने पूछा कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहता है? कंपनी 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना चाहती है। 50 लोगों ने हाथ रेस कर लिया बेटा कि हम बनना चाहते हैं। सब वोट करेंगे, सब वोट करो बेटा, सबको 1-1 वोट है बेटा, करो जी वोट। सबने वोट करा बेटा, जिन 10 लोगों को हाईएस्ट वोट मिले हमने उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दी। अब फर्दर क्या होगा बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर घर बैठो, सारी जजमेंट कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई अनोखा इंसान थोड़ी है, ये भी तो इक्विटी शेयर होल्डर है। और इनको अपॉइंट करने वाले कौन है? ये भी तो इक्विटी शेयर होल्डर है जिन्होंने इनको अपॉइंट करा। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल किसके हाथ में होता है बेटा? कंपनी का। इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में। ये ऑनर है, कंपनी के मालिक है, इनको वोटिंग राइट है बेटा। सबसे खतरनाक चीज, इसीलिए दुनिया यहां इन्वेस्ट करती है बेटा कि हमारे हाथ में चलेगी कंपनी हमेशा। क्लियर हुई बात? अभी तक बताओ, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ाएं चर्चा को आगे बेटा। इक्विटी क्लियर है पूरा? लो जी, मुझे एक आखिरी चर्चा करनी है बेटा रिटेन्ड अर्निंग पर, फिर बेटा मैं स्टार्ट होता हूं बुक से, ठीक है ना? सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे चैप्टर बेटा। लो बाबू, बात कर रहा हूं रिटेन्ड अर्निंग के, सब सामने देख रहे हैं बेटा मेरी तरफ। मेरी कंपनी ने कमाए बेटा मान लो पैसे, फिर वही कल वाला एग्जांपल 5 लाख, ठीक है जी। सबसे पहले देते हैं बेटा गवर्नमेंट के टैक्सेस, है ना? सबसे पहले क्या देते हैं? डिवेंचर का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। याद आई बात? तो सर सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट दो। कल वाला एग्जांपल, मैंने डिवेंचर से 10 लाख रुपए ले रखे हैं, 9% ब्याज देनी है। 10 लाख का 9%, 90,000। पैसे बचे बेटा 4-10, अब देने हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस। सर दे दो जी टैक्स 1-10, पैसे बचे 3 लाख। कभी मैंने रिटेन अर्निंग की बात नहीं की ना आपके साथ? फर्स्ट टाइम हो रही है ना? नहीं करी? चलो सुन लो भाई, मैंने वैसे की तो नहीं। चलो कोई नहीं, सुन लो बेटा। सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड। मेरे पास पैसे बचे 180। सुनना सर, कायदे से पैसा किसका है? इक्विटी वालों का।
ठीक है ना। ये पैसा बच किसके लिए गया बेटा, इक्विटी के लिए। 3% की पेमेंट कर चुके हो, डिबेंचर का इंटरेस्ट दे चुके हो, गवर्नमेंट के टैक्स दे चुके हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड दे चुके हो। ये पैसा है तो इक्विटी का, लेकिन सुनो बेटा, कंपनी इन 3% की पेमेंट के बाद जो कुछ बचता है सारा नहीं बांटती इक्विटी में। A certain portion of fund may be retained in the business for some future purposes। मतलब यार ये 3% की पेमेंट तो कर दी, पैसा बचा 180। बेटा कंपनी की पॉलिसी होती है कि कंपनी सारा कभी नहीं देती इक्विटी को, ये नहीं सारा का सारा आज ही बांट दिया बेटा। हम क्या करते हैं बेटा, इसमें से एक सर्टेन पोर्शन रिटेन कर लेते हैं फॉर सम फ्यूचर पर्पसेस। मतलब बाबू देखो, आज अगर आप सारा बांट दो, आपके हाथ में 180 आया, आपने सारा बांट दिया, ठीक है। कल को बेटा लॉस हो गया, डिवेंचर का इंटरेस्ट देना, फिर क्या करोगे, फिर लोन मांगोगे। जब पैसा हाथ में था तो कुछ करा नहीं, और बेटा फिर बाद में लोन मांगते फिरो। तो कंपनी क्या करती है बेटा, एक सर्टेन पोर्शन रिटेन करती है। मान लो बेटा मेरी कंपनी की फिलॉसफी है 25% रिटेन कर लो, तो बेटा आपने 45,000 रुपये रिटेन कर लिया और बेटा 1,35,000 रुपये इक्विटी को डिविडेंड बांट दिया। बेटा इक्विटी डिविडेंड के लिए 1,35,000 बांट दिए बेटा, इसी को मैं रिटेन्ड अर्निंग बोलता हूं। क्यों बेटा, क्योंकि ये पैसा मैंने बिजनेस में रिटेन करा, इसी का नाम रिटेन्ड अर्निंग पड़ गया। क्लियर हुई बात। और एक्सप्लेनेशन सुनो, बहुत बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं परेशान हो के, भैया ये रिटेन्ड अर्निंग कहां होती है, और मैं हमेशा बोलता हूं बेटा अकाउंट में, और कहां होनी। सुनो बेटा, मैंने जब ये 5 लाख का प्रॉफिट कमाया तो मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख आए। 5 लाख में से मैंने 90,000 का ब्याज दे दिया, मेरे अकाउंट में पड़े हैं 410। 410 में से मैंने 110 का टैक्स दे दिया, मेरे अकाउंट में पड़े हैं 3 लाख। 3 लाख में से 120 का मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, मेरे अकाउंट में पड़े हैं 180। 180 में से मैंने 135 इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, मेरे अकाउंट में पड़े हैं 45,000। ये कुछ और थोड़ी है, यही तो रिटेन अर्निंग है। तो कहां रिटेन होते हैं पैसे, बैंक अकाउंट, और कहां होने। क्लियर बात, मेरी तरफ देखना बेटा। कल वाली टेबल अब कंप्लीट करा दो। मैं बात कर रहा था कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, और बेटा इन तीनों बेसिस पर मैं बेटा इन सबको कंपेयर कर रहा था। मैंने बेटा इन तीनों की चर्चा कर ली है, मुझे सिर्फ रिटेन अर्निंग पे चर्चा करनी है आज, और फिर बढ़ेंगे आगे। बेटा रिटेन्ड अर्निंग की कंपनी को क्या कॉस्ट आती है बाबू, कुछ भी नहीं, नथिंग। सुनो, मेरे अकाउंट में 45,000 पड़े हैं, आज बेटा वो मैंने 45,000 किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिए। लेट्स सपोज मेरी कंपनी में एक्सपेंशन मोड दिखाई दे रहा है बेटा, मेरे को एक नई मशीनरी खरीदनी है, मैंने 45,000 से नई मशीनरी खरीद ली। कंपनी रिटेन अर्निंग को क्या देगी, डिबेंचर को तो हम ब्याज देते हैं, प्रेफरेंस को देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी से पैसे लेते हैं तो उनको देते हैं इक्विटी डिविडेंड। रिटेन अर्निंग को क्या देंगे भाई, क्यों देंगे, रिटेन अर्निंग मेरा ही तो पैसा है, कंपनी का कमाया हुआ पैसा, अपने आप को ब्याज दोगे। ये मैंने इस जेब से 100 रुपए निकाले, इस जेब में डालिए, अब ब्याज दूंगा मैं, ये जेब ब्याज देगी, ऐसे। मेरा पैसा भाई कंपनी ने कमाया, और कंपनी ने अगर इस्तेमाल कर लिया अपने आप को, कोई कॉस्ट थोड़ी देता है बेटा, कोई ब्याज थोड़ी देता है, किस बात का प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बेटा रिटेन अर्निंग के साथ कभी कोई कॉस्ट नहीं जुड़ी हुई। क्लियर बात समझ में आई। और बेटा जब कॉस्ट नहीं जुड़ी हुई तो कौन से रिस्क की बात कर रहे हो, रिस्क पता है कब होता है, जब पैसे वापस देने होते हैं। जब मैंने किसी के पैसे ही नहीं देने बेटा, तो रिस्क किस बात का, डिबेंचर के पैसे देने थे, अगर ना दो तो कंपनी बंद करा देता है, पैसे देने थे ना। अगर मैं कह रहा हूं मैंने पैसे ही नहीं देने बेटा, फिर किस बात का रिस्क। तो रिटेन अर्निंग में कभी कोई रिस्क नहीं होता बेटा। बाबू पैसा लेने के लिए पैसा खर्चना पड़ता है, उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। हर सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ फ्लोटेशन कॉस्ट जुड़ी होती है, लेकिन रिटेन अर्निंग के साथ ये भी नहीं होती। अरे मेरा पैसा है, कौन सा पैसा लेने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, हाँ बस वो हो रहा है 5-7 रुपए का पेट्रोल खर्च हो जाएगा बैंक जाने तक, बस वही खर्च होगा बेटा अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के लाने में। तो बेटा रिटेन अर्निंग की कभी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं होती। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, ये बात जब तक पढ़ोगे तब तक के लिए बात है। रिटेन्ड अर्निंग से अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस बना नहीं है और बनेगा भी नहीं। जिसकी ना कोई कॉस्ट हो
ना कोई रिस्क है, ना ही कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है। इससे अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस दुनिया में नहीं। पहले बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अभी तक सारा मुद्दा क्लियर है? बेटा स्टार्ट करेंगे डिबेंचर से, फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लो, मैं पेज नंबर बताता हूं आपको। बेटा मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 199, और हो सकता है बेटा किसी बुक में आसपास हो सकता है 200 200 200 हो बेटा, ठीक है ना बाबू। डिबेंचर टॉपिक है 8.4.8, ये टॉपिक है बेटा, बात कर रहे हैं, चर्चा स्टार्ट डिबेंचर से। बाबू सबसे पहले अगर आप देख लो कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है, डिबेंचर का इंट्रो दिखाई दे रहा होगा जो अच्छा खासा 15-20 लाइनें हैं। उसके बाद बेटा इसकी 5 मेरिट है, उसके बाद बेटा इसकी 3 लिमिटेशन, ठीक है जी। हमें पढ़ना तो सारा है बेटा, ऐसे ही बेटा जितने मैंने 17 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बात करी है सबकी मेरिट लिमिटेशन सब कुछ पढ़ाऊंगा। इक्का दुक्का बात जो बहुत आगे की है बेटा मैं वो कह दूंगा कि ये रहने दो, ये अभी आपकी जरूरत नहीं है, वरना मैंने पूरा चैप्टर कराना, ठीक है ना। और जितनी ये बात बोलते हैं इससे बेटा 10 गुना ज्यादा ही बोलूंगा, कम नहीं बोलूंगा। बाबू एक बात और, जब आप इंट्रो पढ़ेंगे ना किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस का, तो बेटा ये 20-25 लाइनें याद करने की जरूरत है क्या? नहीं बाबू, 20-25 याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बेटा 4-5-7-8 लाइनें पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि किसी दिन आपको लगेगा मैं इंट्रो क्यों पढ़ूं, मैं डिबेंचर के बारे में A to Z जानता हूं, ये मुझे बताता है A, तो मैं क्यों पढ़ूं। देख लेना एक दिन ऐसा होगा आप कहोगे इंट्रो की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इंट्रो इससे ज़्यादा ही अच्छा लिख सकता हूँ, ठीक है जी। फिलहाल पढ़ते चलो जी बेटा, मैं डिबेंचर का इंट्रो पढ़ रहा हूँ, कुछ 7-8 लाइनें तो आपके लिए पढ़ूंगा बेटा। कहता है डिबेंचर्स आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। मतलब बेटा कहता है डिबेंचर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल रेज करने का। मैं दोनों वर्ड का क्लैरिफाई कर दूं, पहले वर्ड लॉन्ग टर्म कल भी क्लैरिफाई किया था बेटा। जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस के पैसे मैंने 1 साल के अंदर अंदर वापस करने होते हैं उसे मैं बोलता हूं शॉर्ट टर्म फाइनेंस बेटा। 1 से 5 मीडियम टर्म और 5 साल के बाद वापस करने बोलते हैं उसको मैं बोलता हूं बेटा लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। लेकिन वर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं लिखा हुआ, मेरी तरफ देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि मजा तो एनालिसिस में ही है बेटा, इसमें क्या मजा है, सिंपल सिंपल रीड करते रहो, आप भी खुश नहीं होंगे मैं भी खुश नहीं होऊंगा। वर्ड लिखा है लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल, मतलब सर देखो पता है क्या होता है, बच्चे कहते हैं, मैं कभी कभी बोलता हूं ना ये वर्ड डेट लिखता हूं, बच्चे पता है क्या बोलते हैं, भैया ने डिबेंचर का शॉर्टकट लिख दिया DEBT। और भाई डेट का मतलब होता है हर तरीके का लोन, यानी कि अभी मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मेरे लिए इक्विटी को छोड़ दो, इसके पैसे पूरी जिंदगी वापस नहीं कर रहे ना, रिटेन्ड अर्निंग को भी छोड़ दो, इसके पैसे भी कंपनी कभी वापस नहीं करती, ये तो कंपनी के पैसे हैं। इन दो को छोड़कर जितने हैं इस चैप्टर में सारे डेट है। डेट मतलब कर्जा, जिसका पैसा आज नहीं तो कल वापस करना है, तो डिबेंचर आपके ऊपर एक कर्जा ही तो है। कहता है डिबेंचर कुछ और नहीं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेट कैपिटल मिलती है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिलता है। और दूसरी बात डेट कैपिटल है, डेट मतलब कर्जा है, वापस करोगे, ठीक है ना। इतना टाइम लगेगा एक एक लाइन पर, मजा बहुत आएगा लेकिन, ठीक है जी। चलो कहता है बेटा अ कंपनी कैन रेज फंड थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर विच बियर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाबू कोई एनालिसिस करो इस बात में, समझ आ गई होगी बात बेटा। कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है हमेशा ध्यान रखना डिवेंचर बियर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवेंचर का हमेशा कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कल भी बोली थी बात, हम कभी वर्ड बोलते ही नहीं डिवेंचर यार, आप 12th क्लास में आओ तो सही, 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, कभी वर्ड ही नहीं बोलते हम डिवेंचर। और ये क्या इंडिकेट करता है बेटा, पर एनम इंटरेस्ट कितना है। चलो जी बढ़ते चलो बेटा। कहता था डिवेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट अ कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इट प्रॉमिसेस टू रीपे एट अ फ्यूचर डेट। बेटा कहता जब आप डिवेंचर से पैसा लेते हो कंपनी एक्नॉलेज करती है कि कंपनी ने लोन ले रखा है और कंपनी कितने टाइम के बाद वापस करेगी। कल भी बताया था ना, याद है ना बात। जिस दिन डिवेंचर से आप डिवेंचर होल्डर से पैसे लेते हो पहले आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं। मैंने कल भी बोला था बेटा एफडी देखने में कैसी होती है, कागज का टुकड़ा ही होती है ना, और एफडी पे भी तो बेटा बैंक एक्नॉलेज करता है कि मैंने आपके पैसे देने।
कितने साल में देने हैं, कितने ब्याज के साथ देने हैं, बिल्कुल देखने में डिबेंचर ऐसा होता है जिसपे बेटा कंपनी एक्नॉलेज करती है कि हाँ जी हमने आपसे कर्जा लिया हुआ है डिबेंचर होल्डर, हम आपको इतने साल में पैसे वापस कर देंगे, इतनी इतनी ब्याज देंगे हर साल। ठीक है जी। कहता है बेटा डिबेंचर होल्डर आर देयरफॉर टर्म्ड एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बेटा यहां तक इंट्रो बहुत है, इसलिए हम डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी बोलते हैं। क्रेडिटर क्या होते हैं बेटा? अकाउंट्स के प्यारे प्यारे बच्चे, इनके पैसे हमने कभी ना कभी देने होते हैं, ठीक है ना बेटा, उन्हें तो हम क्रेडिटर बोलते हैं। इसलिए बेटा वो बोल रहा है डिबेंचर होल्डर को भी हम क्रेडिटर बोल सकते हैं। ऑल क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? इंट्रो एक एक लाइन समझ आई? चलो जी प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे मेरिट से। बाबू एक बात सुनना, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, पहले पांचों मेरिट आप पढ़ेंगे, चाहे पांचों समझना है लेकिन पहले आप पढ़ेंगे, फिर मैं रीड करूंगा, एनालिसिस करूंगा। बता रहा हूं ये 8 पॉइंट पढ़ने में कल तक का दिन जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। चलो बेटा मेरिट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहली मेरिट की बात कहता है इट इज प्रेफर्ड बाय द इन्वेस्टर हु वांट फिक्स्ड इनकम एट अ लेसर रिस्क। बेटा डिबेंचर कौन खरीदता है बेटा? वो इन्वेस्टर जिसके पास रिस्क लेने की ताकत नहीं है। एनालिसिस कर देता हूं बेटा, सुन लो। देखो शेयर मार्केट में ना दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, एक रिस्क लवर और दूसरे बेटा रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, जो रिस्क से डरते हैं। ठीक है ना बेटा? जो रिस्क से डरते हैं बेटा वो हमेशा डिबेंचर खरीदे। अब ये मत कहना कि कल मैंने रिस्क में लिखा था डिबेंचर में हाईएस्ट, बेटा मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था। ये मेरिट बेटा इन्वेस्टर के एंगल से लिखी है। आप सोचो, आपके पास रिस्क लेने की ताकत नहीं है, आपके पास 1 लाख है, आप क्या खरीदोगे? चुपचाप डिबेंचर खरीद लो। क्यों बेटा? आपके पास रिस्क लेने की ताकत नहीं है, आपके पैसे कभी नहीं मर सकते। कंपनी चाहे बेटा डकैती डाले, आपकी ब्याज भी देगी टाइम पर, आपका प्रिंसिपल भी देगी बेटा। अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए ना, चुपचाप डिबेंचर खरीद कर बैठ जाओ, आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है बेटा, अगर आप रिस्क लेने की ताकत नहीं रखते। और समझदार बच्चों को इशारा काफी, सर रिस्क लेने की ताकत रखते हो तो क्या खरीदे? इक्विटी। क्यों बेटा? बाबू जिंदगी का देखो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, मोर द रिस्क मोर द गेन। आप रिस्क ज्यादा लेंगे इसलिए आप कमाएंगे भी ज्यादा। ये मत कहना कि आपने तो भैया कल इक्विटी में लिखा था लोएस्ट, अरे मैंने कंपनी के एंगल से लिखा था, मैं अब इन्वेस्टर के एंगल से बात बोल रहा हूं। आप सोचो, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो आपको श्योरिटी होती है कि मैं आपको डिविडेंड दूंगा? नहीं, आपको ये श्योरिटी होती है आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिलेगा। कुछ नहीं पता आपको कुछ मिलेगा कि नहीं। सबसे ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? आप। इसलिए बेटा रिटर्न भी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो बेटा अगर आप रिस्क लवर हैं तो बेटा आपके लिए बना है इक्विटी, और रिस्क से डर लगता है बेटा, यू वांट अ फिक्स्ड इनकम, चुपचाप बेटा डिवेंचर खरीदो और साइड बैठ जाओ, कमाते रहो 8-9% बेटा। क्लियर बात? सेकेंड पॉइंट कहता है बेटा डिवेंचर आर द फिक्स्ड चार्ज फंड एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कुछ कहने की बात ही नहीं बेटा। बाबू मेरी तरफ देखना, बाबू मेरी कंपनी आज 5 लाख कमाती है, डिवेंचर को क्या मिलता है? 9%। 10 लाख का 9% मेरे एग्जाम्पल में 90,000 रुपए। ठीक है जी। बाबू अगले साल मेरी कंपनी कमाती है 50 लाख रुपए, आपको क्या मिलता है? 9%। 10 लाख का 90,000 रुपए। अगले साल मेरी कंपनी कमाती है 5 करोड़, आपको क्या मिलता है? 90,000 रुपए। मेरी कंपनी किसी दिन पहुंच जाएगी 50 करोड़ पे, आपको क्या मिलेगा? 90,000। डिवेंचर आर द फिक्स्ड चार्ज फंड एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। आपको कौन सा पार्टिसिपेशन दे रहा हूं मैं प्रॉफिट में? सर प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन सिर्फ एक ही पर्सन को मिलता है, उसका नाम है इक्विटी। बाकी सबको फिक्स्ड मिलता है, लेते जाओ और घर बैठते जाओ। सर जितना कंपेयर करोगे उतना आसान होगा एनालिसिस। ठीक है ना? याद है सेकंड चैप्टर सोल प्रोप्राइटर शुरू होता है और मैं कंपनी की बातें शुरू कर देता हूं। डिवेंचर शुरू हुआ, मैंने इक्विटी से कंपेयर कराना शुरू कर दिया, क्लैरिटी ऐसे ही बढ़ेगी बेटा। ठीक है ना? 2 पॉइंट, कोई समस्या तो नहीं ना बेटा? तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। लो जी प्यारे बच्चों पढ़ो। कहता है बेटा द इशू ऑफ डिवेंचर इज सुटेबल इन अ सिचुएशन व्हेन द सेल्स एंड द अर्निंग्स आर रिलेटिवली स्टेबल। लो जी प्यारे बच्चों सुनना, बाबू कहता है डिवेंचर तभी इशू करना जब आपकी सेल्स और आपकी अर्निंग स्टेबल हो जाए। बेटा एक बात बताऊं, एनसीईआरटी ना है थोड़ी अनसिस्टमैटिक इस चैप्टर में, मुझे ना किसी भी एंगल से ये डिवेंचर की ना मेरिट लगती ही नहीं। ये तो है डीमेरिट सच मायने में,
और लिखा हुआ इन्होंने मेरिट में, ठीक है ना। आप लेकिन पढ़ने पे जोर दो, ठीक है ना, आपको क्योंकि नंबर इसने दिलवाने, ठीक है ना। मैं तो कहूंगा डीमेरिट में लिख दो, लेकिन आपने डीमेरिट में लिख दिया, टीचर 1 मिनट नहीं लगाएगा आपका नंबर काटने, वो कहेगा तो मेरिट में लिखा है बुक में, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। इस वजह से बेटा आपको एनसीईआरटी चिपकानी पड़ती है। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि मेरिट है कहाँ। ये सुनना, मेरी तरफ देखना बेटा। मेरी कोई कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए, आज बेटा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, और आज कंपनी कमाती है, मैं बोलता हूं बेटा आज कंपनी की सेल्स हुई पहले साल में बेटा, लेट सपोज मैं बोलता हूं बेटा 100 लाख यानी कि 1 CR, 1 करोड़ रुपए की सेल हुई, ठीक है जी। और बेटा मेरी जो इंडस्ट्री है ना, इसमें ना 10% कमाई है, यानी कि अगर 1 करोड़ की सेल हुई तो मेरा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा, 10 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने पहले ईयर का प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 10 लाख, और मैंने बेटा डिबेंचर इशू कर दिए। मैंने कहा और फंड लेते हैं, मेरे बिजनेस में तो इतनी ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्या टेंशन है। मैंने बेटा 10% डिबेंचर 50 लाख रुपए के इशू कर दिए। 10% डिबेंचर समझ में आ रहा होगा शायद मेरी भाषा, मतलब ब्याज कितना है 1 साल का, 10% ऑफ 50 लाख मतलब 5 लाख रुपए। अरे बोलो यार, थोड़ा तो बोलो, 5 लाख रुपए ब्याज है। सर अगले साल कंपनी की सेल गिर गई और सेल हुई सिर्फ 20 लाख, यानी कि बेटा प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2 लाख। अब एक्सप्लेन करता हूं ये पॉइंट। कहता है बेटा डिबेंचर तभी इशू करना जब आपकी सेल्स एज वेल एज अर्निंग स्टेबल हो चुकी हो। अर्निंग मतलब प्रॉफिट। सर पहले ईयर की सेल देखकर, पहले ईयर की कमाई देखकर पागल मत हो जाना। अगर आप ये देखकर पागल हो रहे हो और बेटा आप डिवेंचर इशू कर रहे हो तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। जिस साल ये सेल डाउन आएगी ना, रुला देगी बेटा। ऐसी अर्निंग में डिवेंचर का ब्याज दिया जाएगा 5 लाख रुपए, नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी बेटा दूसरे ही साल। डिवेंचर सिर्फ एक ही सिचुएशन के लिए सुटेबल है बेटा, सिर्फ एक ही सिचुएशन, व्हेन योर अर्निंग्स एंड एज वेल एज योर सेल्स आर रिलेटिवली स्टेबल। बेटा अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है ना, यू हैव फुल कॉन्फिडेंस कि आपकी अर्निंग पोटेंशियल इसी हिसाब से बढ़ेंगे बेटा। किस साल आपने 1 करोड़ की सेल करी, अगले साल बेटा 1 करोड़ 10 लाख की सेल होगी, आप 11 लाख कमाओगे। अगले साल बेटा 1 करोड़ 20 लाख की सेल होगी, आप 12 लाख कमाओगे। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तभी इशू करना डिवेंचर, वरना बेटा डिवेंचर आपके लिए सुटेबल नहीं है। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसकी अर्निंग कभी भी फ्लक्चुएट करती है बेटा, ऐसे वाला ग्राफ है कि कभी तो बहुत कमा देंगे बेटा, कभी बिल्कुल डाउन, तो बेटा आप डिवेंचर का भी इशू मत करना, फंस जाओगे। जिस साल सेल और अर्निंग गिरेंगी उसी साल रो पड़ोगे बेटा। सर किस एंगल से मेरिट थी ये, मुझे तो समझ नहीं आया। डिवेंचर चेतावनी दे रहे हो कंपनी को, डरा रहे हो, या मेरिट बता रहे हो ये कंपनी की? नहीं समझ में आया ना, मेरिट तो नहीं है ना ये बस, लेकिन थोड़ा है इस चैप्टर में। अभी 10-15 जगह बोलूंगा मैं कि ये पॉइंट इस जगह पे मुझे अनसिस्टमैटिक लगता है, लेकिन खैर क्या करूं, मेरी मजबूरी है थोड़ी सी, ठीक है ना। पॉइंट तो समझ आया ना आपको जो मैंने एनालिसिस किया। क्लियर बात, 3 बातें, कोई समस्या तो नहीं। चलो जी 4th वन की बात करते हैं बेटा। 4th वन है एज डिवेंचर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट, फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर डज नॉट डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑन मैनेजमेंट। लो प्यारे बच्चों, सर आधा घंटा लगेगा पॉइंट पढ़ाने में, बस खत्म, बस बंद कर दो, कुछ नहीं होना आज जिसके बाद। ऐसा है यार, नाराज ना हो यार तो। लो प्यारे बच्चों, करो ये जरूर लिखना, जरूर लिखो। अच्छा लो जी बेटा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कंपनी का। एक कंपनी जिसने टोटल आज तक 1 लाख शेयर इशू किए हुए, ठीक है, एक कंपनी है बेटा जिसने आज तक 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं बेटा। ईशान के पास इस कंपनी के 30,000 शेयर है, ठीक है जी। और एक हार्दिक शेयर होल्डर है बेटा, इसके पास भी बेटा इस कंपनी के 30,000 शेयर है। और बेटा हर्ष, इसके पास बेटा इस कंपनी के 40,000 शेयर, ठीक है।
3% बेटा मिला के 1 लाख शेयर होल्ड करते हैं। ठीक है बाबू, ईशान और हार्दिक बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और इनकी लड़ाई चल रही है बेटा हर्ष के साथ। ठीक है बाबू, अच्छा मिला के 30,000 शेयर ये होल्ड करता है, 30,000 शेयर होल्ड करता है, मतलब कितना 60,000 शेयर बेटा। 30,000 आउट ऑफ टोटल 1 लाख शेयर में से 30,000 शेयर इसके पास है, यानी कि बेटा 30% कंट्रोल इसके पास है बेटा। इक्विटी शेयर की टेल है कंट्रोल, इक्विटी शेयर की पूंछ है कंट्रोल, क्योंकि इक्विटी शेयर अब अकेले नहीं आते, इक्विटी शेयर अपने साथ वोटिंग राइट लेकर आते हैं। 30% वोट इसके पास है और बेटा 30% वोट इसके पास है और 40% वोट हर्ष के पास है। सर मिला के इन दोनों का कंट्रोल कितना है, बस ये बता दो मुझे तो। 60% कंट्रोल। सर हल्का कंट्रोल नहीं होता 60%। अब सुन लेना, ये बड़े काम की बात। इंडिया में ना देखो हर जगह पे एक रूल है डेमोक्रेसी का कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और बेटा इन दोनों के पास मेजॉरिटी है। और मेजॉरिटी होने का मतलब समझते हो बेटा, मेजॉरिटी है तो बेटा कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन। ये बेटा हर्ष को बताते भी नहीं, अपनी मर्जी से जो मर्जी डिसीजन लिए जा रहे हैं और कंपनी चली जा रही है बेटा। और हर्ष बेचारा परेशान, 40% होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 51% से ज्यादा इनके फेवर में है। तो बेटा कंपनी पे ये रूल कर रहे हैं बेटा पूरी तरीके से। एग्जाम्पल समझ में आया? अभी तक जितनी मैंने कहानी बोली, ये यही कहानी आगे बढ़ेगी, 12th तक ये पढ़ाऊंगा, 12th तक। ठीक है जी, सुनना बाबू। अब हुआ क्या, कंपनी को एडिशनल 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। ठीक है जी, और मैं मानता हूं बेटा कि आपने डिबेंचर इशू कर दिए। ठीक है जी, 1 लाख डिबेंचर और एक डिबेंचर 10 रुपए का है। 1 लाख डिबेंचर 10 रुपए वाले आपने इशू कर दिया 10 लाख के लिए। बेटा जैसे ही आपने डिबेंचर इशू करे, इस टेबल पे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताओ, इस टेबल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा? डिबेंचर को कोई वोटिंग राइट थोड़ी होते हैं जो बेटा किसी के फेवर में वोट चले जाएंगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल में हल्का सा ट्विस्ट, मेरी एक एक बात को बहुत आराम से सुनना। शिवी नहीं जाएगी वो? हाँ जी बेटा बाबू, एग्जाम्पल को मैं हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूं, सुनना बाबू। मान लो कि डिबेंचर आपने इशू नहीं करे, कंपनी ने बेटा इक्विटी शेयर इशू कर दिए 1 लाख और एट द रेट 10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले आपने और इशू कर दिए, क्योंकि आपको 10 लाख की जरूरत है। अब सुनना बेटा, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर दिए। ठीक है, मैं बोलता हूं ईशान और हार्दिक के पास फाइनेंसेस नहीं है। इन्होंने क्या करा बेटा, एक भी शेयर नहीं खरीदा और सारे शेयर बंटी ने खरीद लिए। हर्ष ने खरीद लिए। ठीक है, सारे शेयर हर्ष ने खरीद दिए बेटा। टोटल नंबर ऑफ शेयर 2 लाख। 2 लाख में से हर्ष के पास हो गए, झाती देखो कैसे चौड़ी हो गई अगले की भाई साहब, पूरी जश फुला ली इसने बेटा। 2 लाख में से 1,40,000 शेयर किसके पास हो गए? हर्ष के पास। ईशान के पास वही 30,000 शेयर, हार्दिक के पास वही 30,000 शेयर, मिलाकर 60,000 शेयर, 60,000 शेयर आउट ऑफ 2 लाख, सिर्फ 30% कंट्रोल बेटा। और 70% कंट्रोल आ गया हर्ष के आप। अब सुनना, हाँ सारे कुछ ऐसे हो रहे हैं, मुकेश अंबानी यही है ये। हाँ जी सुनो जी, 2 प्यारे बच्चों सुनना बेटा, अब बहुत काम की बात बाबू। मैंने आपको बोला इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर मालिक होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में वोटिंग पावर होती है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको कौन सा लगता है, डेट या इक्विटी? सबसे अच्छे पैसे कौन से होते हैं? कंपनी के एंगल से सोचो, सबसे अच्छे पैसे डेट के होते हैं इक्विटी के? सबसे अच्छे पैसे डेट के इक्विटी के? इक्विटी का ना सर। देखो शेयर होल्डर के लिए तो इक्विटी होता है, कंपनी के एंगल से सोचोगे ना डेट। डेट से अच्छा कोई सोर्स ही नहीं है भाई। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, ना मेरा दिल कह रहा है ये बात बोलने को, मैं बेटा प्रूव करता हूं हर बात को। ठीक है जी, पहली बात बता दो। पहली बात, कल वाली टेबल से
डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा कम होती है इक्विटी से, होती है कि नहीं होती? कंपनी के एंगल से सोचो, डेट अच्छा होगा, इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट कम, पहली बात। दूसरी बात, अब ये बात बहुत आराम से सुनना, सब प्यारे बच्चे सामने देख रहे। बेटा डेट कभी भी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता। आपका कंपनी पे कंट्रोल 60% था और एक पर्सन का कंट्रोल 40% था, एंजॉय कर रहे थे ना पूरा कंट्रोल, कंपनी के मालिक बन के बैठे थे ना। अगर आपको 10 लाख की जरूरत थी और आपने डेट से पैसे लिए थे, डिवेंचर से पैसे लिए थे, कहीं आपका कंट्रोल छीना था? आपका कंट्रोल पूरा 60% ही रहा ना अगर आपने 10 लाख रुपए डेट से लिए। डेट कभी कंट्रोल नहीं डाइल्यूट करता। लेकिन बेटा क्या हुआ जब आपने इक्विटी शेयर इशू करा? जैसे ही आपने इक्विटी शेयर इशू हुआ करे, इक्विटी की टेल है कंट्रोल, इक्विटी की टेल है वोटिंग पावर। बेटा आपका कंट्रोल किसी और इंसान के हाथ में चला गया। दिखाई दिया कंट्रोल गया, आपके सामने ही गया ना, पूरा एग्जांपल समझ आया? अ कंपनी may afraid of takeover would prefer debt over equity। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखनी जैसे इसमें लिखी है, मैं लिखवाऊंगा स्टेटमेंट। अ कंपनी may afraid of takeover, जिन कंपनियों को डर लगता है टेक ओवर कोई और ना करके ले जाए, would prefer debt over equity, हमेशा प्रेफरेंस देंगे डेट को इक्विटी से पहले। सर अगर आपको टेक ओवर से डर लगता है ना, हमेशा डेट से पैसा लो, कभी कहीं नहीं जा रहा आपका कंट्रोल, पूरी जिंदगी आपका कंट्रोल बना रहेगा। और आपको बता देता हूं, इट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। ये मुकेश अंबानी है बेटा, ये दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, और ये सारी इंडिया, सारी दुनिया के बाद 40% है, उसके बाद 60% है। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है कहता है ना ना ना, क्योंकि डिसाइड किसकी मीटिंग में होना है? इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में होना है। पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहां से लेंगे? मुकेश अंबानी का सीधा सा होता है, डेट से लो। कंपनी लोन लिए जा रही है, वो इक्विटी इशू होने नहीं देता। जब इक्विटी इशू नहीं होने देगा, उसका कंट्रोल कहीं जा रहा है? कहीं नहीं जाएगा। ये डेट के साथ जुड़ा हुआ दूसरा फायदा है, डेट कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता। लेकिन इक्विटी के पास ऐसा कोई फीचर नहीं होता बेटा, इक्विटी कंट्रोल फेंक देता आपका किसी और के पाले में। शायद क्लैरिटी बढ़ गई होगी। क्या लिखते हैं ये? एक लाइन लिख के खुश हो जाते हैं एनसीईआरटी बनाने वाले। इतनी बात क्लियर? एक बात और सुन लो बेटा, बाबू जरूरी नहीं है हर्ष ले, मैं बोलता हूं हर्ष ने भी नहीं लिया, हर्ष ने भी बेटा नहीं लिया 40, लेकिन बेटा कोई थर्ड पार्टी मिस्टर डी, कंपनी ने बाहर शेयर बेचे 1 लाख और 1 लाख के 1 लाख शेयर वो खरीद के बैठ गया। सर आप सोचो आप पे क्या बीतेगी। जिस कंपनी को आप दोनों ने मिलकर रूल किया सिंस लास्ट 10 ईयर 20 ईयर, आज कोई थर्ड पर्सन आया और 1 मिनट में आपकी कंपनी उड़ाकर ले गया। आपका कंट्रोल मिलाकर 30%, हर्ष का 20%, उसका अकेले का 50%, एक थर्ड पार्टी जो बिल्कुल नया इंसान है। सोचो तो सही इक्विटी कैसे कंट्रोल डाइल्यूट करता है। जिन कंपनियों को डर लगता है टेक ओवर से कि मेरा कंट्रोल उठा के कोई और ही ना ले जाए, बेटा कभी डेट, कभी इक्विटी इशू ना आने दो। ऑलवेज गो फॉर डेट, ऑलवेज गो फॉर डेट। समझ आई बात? क्लियर है बात कि डेट कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता। सर डेट के फायदे बताऊंगा 3, 2 बता दिए। डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू इक्विटी। मैं वो फायदे बताऊंगा जो इक्विटी में कभी हो नहीं सकते, इक्विटी 7 जन्म में भी फायदे नहीं ला सकता वो। दूसरी बात, डेट कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, जबकि इक्विटी कंट्रोल डाइल्यूट कर देता, उठा के किसी और के पाले में फेंक देता है कंट्रोल। ये लिखा था 4th एडवांटेज में डिवेंचर की। क्लियर हुई बात? आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों, बाय बाय।